अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? यस सर, आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एक्चुअली यहाँ पे कुछ नेट कनेक्टिविटी का इशू था। आई होप आप लोगों को दोबारा से कोई इशू नहीं होगा। जस्ट वेट। स्क्रीन शेयर होगी? आप सबको नज़र आ रही स्क्रीन? यस यस सर। सर। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। हम लोग अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे थे। तो अल्ट्रासाउंड, कोई भी आपके सामने जब ये वर्ड बोलता है तो सबसे पहले क्या आपकी बात जहन में आती है? तो अल्ट्रासाउंड को मैं दो वर्ड में डिवाइड करना चाहूंगा। अल्ट्रा साउंड। अल्ट्रा, समथिंग विच इज बिग इन रेंज। साउंड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात मेरे जहन में आती है साउंड वेव्स। दे आर एक्चुअली दोज वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मतलब कि ऐसी वेव जिसको प्रोपगेट होने के लिए, जिसको ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ, तो वो क्या होती हैं? दे आर एक्चुअली दोज वेव विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मीडियम। उन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा। हमारे पास सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में एट अ टाइम बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं, लेकिन कभी भी हमें उनकी आवाज नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां पर वैक्यूम है। क्योंकि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मीडियम। सनलाइट की बात करें, सूरज के इर्द गिर्द तमाम प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। इवन कि हमारी अर्थ पर भी सनलाइट आती है, हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये कंपैरिजन था साउंड वेव्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब दोबारा से हम लोग बात करते हैं अल्ट्रा, समथिंग विच इज बिग इन रेंज। हम लोग जब कभी बाहर सामान लेने जाते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने दूध का डब्बा लेना है, मुझे बड़े वाला डब्बा चाहिए, मैं बोलूंगा मुझे अल्ट्रा पैक दे दें, मतलब बड़े वाला डब्बा दे दें। तो रेंज कौन सी है? बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड की रेंज, समथिंग विच इज बिग इन रेंज। कौन सी रेंज है? हम किस रेंज की बात करना चाह रहे हैं? तो जनाब ये वो वाली रेंज है, ह्यूमन की ऑडिबल रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज होती है। 20 से नीचे, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर इंसान नहीं सुन सकता। उसके ऊपर जो रेंज स्टार्ट होती है उसे हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो जनाब सबसे पहले ये हमारे पास थेराप्यूटिकली स्टार्ट हुआ था। क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा थी, आप इसके साथ डिफरेंट मस्कुलर डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। इवन कि आजकल फिजियोथेरेपिस्ट इसको यूज़ करते हैं। बाद में जाकर डायग्नोस्टिकली आया। डायग्नोस्टिकली ये इतना ज़्यादा क्यों यूज़ हो रहा है? बिकॉज ये हमारे पास एक ऐसी इमेजिंग मोडेलिटी है जो नॉन आयनाइजिंग इन नेचर है, जिसमें रेज नहीं है, जिसका कोई नुकसान नहीं है। आप एक दिन में 2 बार 3 बार अल्ट्रासाउंड करवाएं, इसका नुकसान नहीं होगा। हाँ, जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसकी वजह से माइनर आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें, हमारे पास जो एक एक्चुअली वेव होती है उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं? वेलोसिटी, जिसको हम लोग स्पीड का नाम देते हैं। एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग मैक्सिमम पॉइंट का नाम देते हैं। वेवलेंथ, जिसको हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ कहते हैं। फ्रिक्वेंसी, जिसको हम लोग रिपीटेशन कहते हैं। अल्ट्रासाउंड के अगर हम लोग हवाले से देखें, जो हमारे पास मेन चीजें हैं वो वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड है। वेलोसिटी की बात करता हूँ मैं। चूंकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड की जो प्रोब होती है, जिसके साथ बेसिकली हम लोग स्कैन कर रहे होते हैं, वो प्रोब ही एक्चुअली साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही होती हैं। जब वो साउंड वेव हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती हैं, डिफरेंट ऑर्गन के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एंड दोबारा से वो उनकी एकोज वापस होती हैं, जिसको अल्ट्रासाउंड की प्रोब दोबारा से रिसीव कर लेती है। यहाँ पे चीज मेंशन की हुई है, नियर फील्ड, फार फील्ड। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं घर से सामान लेने के लिए बाहर निकला हूँ।
और मैं 5 मिनट के अंदर अंदर सारा का सारा सामान लेकर वापस आ गया हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जनाब मैं जिस शॉप से सामान लेके आया था वो शॉप पास ही थी, बिल्कुल नजदीक थी। तो अगर हमारे पास अल्ट्रासाउंड की प्रोब बॉडी के अंदर जाकर जल्दी से वापस आ जाती है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जहां से वो होके आई है वो हमारे पास स्ट्रक्चर सुपरफिशली लाई कर रहा था। और अगर वो देर से आ रही है, इसका मतलब ये है कि अल्ट्रासाउंड हमारी बॉडी की डेप्थ तक गई थी, और जिस ऑर्गन से वो टकरा कर वापस आ रही है, जिस ऑर्गन की जो इमेज हमारे पास मॉनिटर पे शो हो रही है, वो हमारे पास बेसिकली डेप्थ में पड़ा हुआ था। तो बेसिकली वेलोसिटी स्टैंड फॉर स्पीड। फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं, फ्रीक्वेंसी क्यों इतनी जरूरी है? जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड में दो तरह की प्रोब्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं। कौन सी प्रोब ज्यादा यूज होती हैं? हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब, लो फ्रीक्वेंसी प्रोब। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम पेनिट्रेशन होगी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पेनिट्रेशन होगी। ये दोनों हमारे पास इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं। अब इससे क्या चीज समझ में आती है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेशेंट आया अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए किसी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के लिए, जैसे थायराइड की हम लोग बात करते हैं जो हमारी बॉडी में सुपरफिशली लाई करता है। उसके लिए मैं कौन सी प्रोब यूज करूंगा? मैं हायर फ्रिक्वेंसी प्रोब यूज करूंगा, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन डेप्थ में नहीं जाती, सुपरफिशली लाई करती है। अगर मैं एब्डोमेन की बात करता हूँ, एब्डोमेन का मैंने स्कैन करना है, मैंने किडनी का स्कैन करना है, मैंने लीवर का स्कैन करना है, मैंने स्प्लीन का स्कैन करना है, उसके लिए मैं लो फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करूंगा, क्योंकि उससे उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी। जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स हैं बॉडी की डेप्थ तक जाएंगी। तो हमें क्या बात समझ में आती है? जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो पेनिट्रेशन होती है दोनों इनवर्सली रिलेट करती है। लेकिन अगर हम लोग रेजोल्यूशन की बात करें, रेजोल्यूशन हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेट करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी। मतलब कि क्या, हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं, हमें बहुत अच्छी पिक्चर 3D देखते हैं, हम कहते हैं यार इसकी तो रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। तो बेसिकली रेजोल्यूशन फ्रिक्वेंसी को इंडिकेट कर रही होती है। वेवलेंथ, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट ऑफ रफ। इसको आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें। अब हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। जितना ज्यादा सेचुरेशन वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा मैक्सिमम पीक पॉइंट होगा, उतनी ज्यादा हमें हमारे पास ब्राइटनेस शो होगी। कैसे पता चलेगा? आप अल्ट्रासाउंड की पिक्चर देख रहे हैं, आपको एक स्ट्रक्चर काफी ब्राइट नजर आ रहा है, आप कह लोगे जनाब बहुत हाई हो गया था। यहाँ तक हमने बात कर ली अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड क्यों होता है, साउंड वेव्स क्या होती हैं। अब होता क्या है? हम जब अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाते हैं, बेसिकली जो एक ले मैन पर्सन होता है, हमें दो चीजें नजर आती हैं। एक होती है प्रोब, जो एक किसी सोनोलॉजिस्ट के पास, किसी टेक्नोलॉजिस्ट के पास या किसी रेडियोलॉजिस्ट ने अपने हाथों में पकड़ी होती है। और एक हमारे पास होती है स्क्रीन, जहां पर बेसिकली हम लोग इमेजिंग को देख रहे होते हैं। तो जो हमारे पास प्रोब होती है उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। बेसिकली ये प्रोब ही है जो आगे साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवाती हैं विद द हेल्प ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड की प्रोब है, इस प्रोब की टिप में छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। आपको स्क्रीन के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पर पिक्चर नजर आ रही होगी, इस पे छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। इन क्रिस्टल को हम लोग सिरेमिक क्रिस्टल भी कहते हैं, इनको हम लोग क्वार्ट्ज भी कहते हैं। अब होता क्या है, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? पीछे से स्प्लाइस से करंट आ रहा होता है, वो करंट इन क्रिस्टल को वाइब्रेट करता है। जैसे ही ये क्रिस्टल वाइब्रेट करता है तो उसमें से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और जैसे ही साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं, हम वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती हैं। हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू गुजरती हैं। इंटरेक्शन होती है, टेनुएशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, देन दोबारा से उसकी एको वापस आती है। हम किसी खाली स्पेस में जब बोलते हैं, आवाज गूंज कर वापस आती है, उसको हम लोग एको कहते हैं।
जो अल्ट्रासाउंड की प्रोब सिग्नल बनाकर बॉडी में भेज रही थी वो पल्स की फॉर्म में जा रहे थे, और जो दोबारा वापस आ रही थी जिसको रिसीव कर रही थी वो हमारे पास एको की फॉर्म में आ रही थी। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड की प्रोब पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज करते हुए, पल्स एको प्रिंसिपल को यूज करते हुए इमेजिंग करती है। अब एक क्वेश्चन आता है, हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाते हैं, ये लोग जेल क्यों लगाते हैं? जेल होती है ना, एक जेल लगाते हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर प्रोब को मूव करवाते हो, रोटेट करवाते हो, क्यों? अभी तो हमने बात की है कि अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स वो होती हैं जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। इन केस अगर आप जेल नहीं लगाते, प्रोब का बॉडी के ऊपर अप्लाई कर तो दोगे, लेकिन साउंड वेव जितनी पहले जेल के साथ ट्रांसफर हो रही थी बॉडी के अंदर उतनी नहीं होंगी। आपको जो पिक्चर है बहुत ही ब्लर नजर आएगी, आपको गंदा इमेज मिलेगा। यही रीजन है हम लोग जेल यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन के पार्ट्स की बात करते हैं। दो पार्ट तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमारे पास एक चीज होती है मॉनिटर, दूसरी चीज हमारे पास होती है प्रोब, जिसको हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं, जिसकी टिप के अंदर पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं जो हमारे पास वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। वो वाइब्रेशन हमारी बॉडी के अंदर जाकर दोबारा से वापस आती हैं, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गन की मैथ एंड डेंसिटी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इमेज शो हो जाता है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। प्रिंटर जो फौरन उसी टाइम पे आपको इमेज दे देगा। सीपीयू जिसमें सारी नोब्स वगैरह होती हैं जो बेसिकली करंट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। कीबोर्ड कर्सर होते हैं, आप जिसके साथ रिपोर्ट तैयार करते हैं। बेसिकली ये हमारे पास सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, लेकिन जो मेन चीज होती है वो हमारे पास होती है प्रोब, स्क्रीन और इसकी नोब्स। कैसे काम होता है? साउंड वेव्स की बात कर ली हमने। हमने ये भी देख लिया कि जो हमारे पास प्रोब होती है वो कैसे मैकेनिकल वेव, कैसे साउंड वेव प्रोड्यूस करती हैं। अब साउंड वेव हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगी हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगी, क्या होगा जनाब? जैसे ही साउंड वेव्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होंगी, हमारी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के पास पास पड़े होते हैं। तो जब वो उनके साथ टकराती हैं, उनकी टिश्यू डेंसिटी के अकॉर्डिंग कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ मजीद ट्रांसफर हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। जितनी भी आती हैं वो दोबारा से अल्ट्रासाउंड की प्रोब के पास आती हैं। अल्ट्रासाउंड की प्रोब रिसीवर और सेंडर दोनों के तौर पर काम कर रही है, लेकिन अब यहाँ पर रिसीवर के तौर पर काम कर रही है। अब क्या होगा? अल्ट्रासाउंड की प्रोब डिटेक्ट करेगी, जनाब मैंने इतनी वेव्स भेजी थी लेकिन मुझे उतनी नहीं मिली, मुझे चेंज होकर इतनी मिल गई है। उसी के अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर को पिक्चर बनाने पर फोर्स कर देती है और हमारे पास मॉनिटर पर पिक्चर आ जाती है। तो बेसिकली हमारे पास। सर सर जी जी। सर ये जो हमें पिक्चर नजर आती है ये पेनिट्रेट हुई भी होती है या जो रिफ्लेक्ट होती है वो पिक्चर बना रही होती है? जो रिफ्लेक्ट हुई होती हैं बेसिकली हमारे पास वही होती हैं। ऑब्वियसली बात है, जो चीज रिफ्लेक्ट होके आएगी, हम मिरर के आगे खड़े होते हैं, क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ही तो नजर आता है। हाँ, अगर पेनिट्रेशन भी आपके पास शो हो रही है, आपको डायफ्रैक्शन भी शो हो रही है, तो उसमें आप क्या करते हो? आप अल्ट्रासाउंड मशीन में सेटिंग्स करते हो। उसमें क्या होता है, सर अगर पेनिट्रेशन भी आएगी। जी जी। सर इसमें रिफ्लेक्ट, अल्ट्रासाउंड में रिफ्लेक्ट जो होती है वो इमेज बनाती है और एक्सरे में जो पेनिट्रेट होती है वो इमेज बनाती है। जी, क्योंकि एक्सरे में तो ये सीन होता है ना, हमारी बॉडी की बिल्कुल बैक साइड पे केसेट रखी होती है। केसेट क्या करती है? जो हमारी बॉडी से ट्रांसफर होके आती है, बेसिकली उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। अच्छा, जैसे एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि काइंडली आप जो भी आपका क्वेश्चन है इस चीज को आपने एंड पे डिस्कस करना है, ऐसे सभी स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, हमने बात कर ली अल्ट्रासाउंड की प्रोब के बारे में, हमने बात कर ली कि हमारे पास क्रिस्टल वाइब्रेट होते हैं, हमने ये भी बात कर ली हमारे पास मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगी हैं। अब क्या होगा? हमारे पास अटेन्युएशन हो सकती है। अटेन्युएशन का मतलब क्या होता है? वो मजीद आगे ट्रांसफर होती रहेगी। हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो सकती है, वो नियर बाय सराउंडिंग स्ट्रक्चर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब किस में हो सकती है? वाटर सब्सटेंसेस में हमारे पास एब्जॉर्ब हो सकती है। रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी?
कोई हमारे पास कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। स्कैटरिंग भी हो सकती है, डायरेक्शन चेंज भी कर सकती है, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। बेसिकली ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड, जो हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जब वो हमारी बॉडी के अंदर, इवन किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर या किसी एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर होती हैं, तो वो क्या क्या किन किन प्रोसेस से गुजरती हैं। अच्छा, एकोजेनिसिटी, ये चीज बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। जब आप अल्ट्रासाउंड की इमेज को देखते हो, आपको अल्ट्रासाउंड की इमेज कैसे शो होती है? आपको ब्लैक नजर आता है, आपको ग्रे कलर का एरिया नजर आता है, आपको ब्राइट एरिया नजर आता है। ठीक है, बेसिकली वो ब्राइट, वो डार्क, वो लाइट, इसको हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफिकली लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। जैसे हाइपर एक्विक, एकोजेनिक, ऐसे स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में ब्राइट नजर आ सकते हैं, ये कब हाइपरक्विक होते हैं? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन हो, मतलब कि हमारी बॉडी में साउंड वेव्स गई और आगे कोई स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर था, उसने अल्ट्रासाउंड की वेव को एज इट इज रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, कहीं पे भी अब्जॉर्ब नहीं होने दिया, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई। तो ये क्या मतलब हुआ इसका, कि हमारे पास कोई सॉलिड स्ट्रक्चर था। सॉलिड स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है? हमारे पास किडनी स्टोन हो सकता है, हमारे पास कोई मैस हो सकता है, हमारे पास बोन्स हो सकती हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड में जो सॉलिड स्ट्रक्चर हैं वो हमारे पास ब्राइट नजर आते हैं, इसको हम लोग एकोजेनिक भी कहते हैं, इसको हम लोग हाइपर एक्वीक भी कहते हैं। अब हमारे पास कुछ चीजें ग्रे भी नजर आती हैं। हम लोग ऑर्गन्स की बात करें, जो हमारे पास स्मूथ टिश्यू से बने हुए हैं, वो सॉलिड भी नहीं होते, वो सेमी सॉलिड होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, वो हार्ड नहीं होते। तो इसलिए वो कैसे नजर आते हैं? वो हमारे पास हाइपोइक्विक नजर आते हैं, लो नजर आते हैं, लेकिन ग्रे ग्रे कलर के नजर आते हैं। तो बेसिकली इस बात से हमें क्या पता की चला, हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड की जो इमेज आती है उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमें हाइपोइक्विक नजर आते हैं, ग्रे कलर के नजर आते हैं। जैसे कि किडनी, किडनी की जो बाउंड्रीज है हमारे पास हाइपोइक्विक होती है, लीवर भी हमारे पास हाइपोइक्विक नजर आता है। लेकिन अगर स्टोन होगा, वो अंदर हमें हाइपर इक्विक नजर आएगा, ब्राइट नजर आएगा। अच्छा, आपने इस चीज को मिक्स नहीं करना, कुछ स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे पास ब्राइट नजर आते हैं, वो जब आप हाई लेवल में जाओगे, चूंकि यहाँ पे कुछ बिगनर भी हैं, कुछ मॉडरेटर भी हैं, कुछ फाइनल स्टूडेंट भी हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को आगे जाके इस चीज की समझ आ जाएगी। एनइक्विक क्या होता है? हमारी बॉडी में साउंड वेव्स एंटर हो गई हैं, हमारी बॉडी में किसी फ्लूइड वाले एरिया से गुजरी हैं, उसके अंदर वो ट्रांसमिट हो गई हैं, उसने सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली हैं। अब एक फ्लूइड ने सारी की सारी साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो वापस जाएगी? प्रोब तो बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगी। जब प्रोब बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगी, मॉनिटर में हमें क्या शो होगा? हमें एन क्विक स्ट्रक्चर शो होगा, जो हमारे पास ब्लैक कलर का आएगा। तो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एन क्विक कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि बॉडी में इस एरिया पे जहाँ पे आपने प्रोब को प्लेस किया था, यहाँ पे फ्लूइड है। एक चीज हमारे पास होती है, टाइम गेन कंपनसेशन। टाइम गेन कंपनसेशन क्या होती है? इससे पहले आप लोगों को दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। दो चीजें आप लोगों को ये वाली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वेलोसिटी वाली स्लाइड में। नियर फील्ड, फार फील्ड। नियर फील्ड का मतलब है वो वाले स्ट्रक्चर जो सुपरफिशियली लाई करते हैं। फार फील्ड का मतलब वो वाले स्ट्रक्चर जो डेप्थ में लाई कर रहे हैं। अब टाइम गेन कंपनसेशन क्या है? अल्ट्रासाउंड की जो मशीन होती है आपकी, उसको मशीन के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे टोटल 8 नोब नजर आती हैं। आपको यहाँ पे जो स्लाइड शेयर हो रही है उसके बिल्कुल राइट साइड पे आपको दो पिक्चर्स डाली हुई हैं, यहाँ पर भी टोटल 8 नोब नजर आ रही होंगी। 8 नोब में से जो फर्स्ट 4 नोब्स हैं, ये हमारे पास नियर फील्ड बताती हैं। हम इसको राइट साइड पे करेंगे। फर्स्ट वाली, सपोज मैं फर्स्ट वाली नोब को बिल्कुल राइट साइड पे रोटेट करवा देता हूँ, मूव करवा देता हूँ, तो मेरे पास इमेज का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा। अगर मैं इसी को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाऊं, मेरे पास इमेज डार्क हो जाएगी। ठीक है,
ठीक उसी तरह अगर मैं सेकंड वाले को करूं तो उसके इमेज के साथ कंपेयर करूं तो इमेज का जो सेकंड वाला पोर्शन होगा, ठीक है, जो बिल्कुल हमारे पास अपर के नीचे वाला एरिया था, वो भी ब्राइट या डार्क कर सकते हैं। बेसिकली टाइम गेन कंपनसेशन आप अपनी इजिएस्ट के अकॉर्डिंग एनालाइज करने के लिए इसको चेंज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन, हम कोई कैमरा लेते हैं, हम कहते हैं इस कैमरा की पिक्चर बहुत अच्छी आई है, ये 3D चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकता है। ठीक इसी तरह से अल्ट्रासाउंड की कुछ इमेज ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे सोनोलॉजिस्ट भी होते हैं, इमेज को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करते हैं। इवन के एक नॉन रेडियोलॉजिक पर्सन भी उसे डिटेक्ट कर सकता है कि जो मैं इमेज देख रहा हूँ वो मेरे पास किसकी है, वो मेरे पास किडनी की है, लीवर की है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग रेजोल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, वो भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया। रेजोल्यूशन एक्सियल, आप एक अल्ट्रासाउंड की इमेज देख रहे हो, आपको दो ऑर्गन साइड साइड जो पड़े हुए थे बिल्कुल ठीक एक्यूरेट नजर आ रहे हैं। आप डिफरेंशिएट ही कर सकते हो कि ये किडनी है, ये लीवर है, ये किडनी है, ये स्प्लीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस मशीन की जो एक्सियल रेजोल्यूशन है वो बहुत अच्छी है, जो दो सेपरेट ऑब्जेक्ट को इजीली अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर रही है, उसको हम लोग एक्सियल रेजोल्यूशन कह देंगे। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो ऊपर और नीचे लाई कर रहे हैं, ओवरलैप होना चाहिए था उन्हें, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड की मशीन उसे अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करके बता रही है कि जनाब ऊपर हमारे पास ये चीज है, नीचे हमारे पास ये चीज है। इसको हम लोग कहेंगे कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन की लैटरल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। स्पेशियल रेजोल्यूशन, स्पेशियल रेजोल्यूशन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सियल और लेटरल रेजोल्यूशन। ये एक्सियल और लेटरल रेजोल्यूशन का कॉम्बिनेशन, इससे क्या समझ में आता है, आप कहते हो जनाब मैंने एक अल्ट्रासाउंड की इमेज देखी, मुझे एक सिंगल डॉट भी क्लियर कट नजर आ रहा था, मुझे डिटेल इमेज मिली, मुझे छोटे छोटे स्टोन्स भी नजर आ रहे थे, मुझे सैंड लाइक अपीयरेंस मिल रही थी। तो मतलब क्या हुआ, एक ऐसी इमेज जो आपको डिटेल इमेज दे रही है, जो इवन के माइनर डॉट को भी रिप्रेजेंट कर रही है, हम लोग कहेंगे इस इमेज की हमारे पास स्पेशियल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। और मोस्टली मोस्टली हमारे पास, हम इसको लाजमी यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड की मशीन में। हम लोग बात करेंगे कंट्रास्ट रेजोल्यूशन की। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन ये होता है हमारे पास दो ऑर्गन हैं और दोनों की हमारे पास सेम डेंसिटीज हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग बात करते हैं किडनी की और स्प्लीन की, किडनी और स्प्लीन हमारे पास दोनों सेम सेम नजर आ रही हैं, लेकिन हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ऊपर वाली हमारे पास स्प्लीन है, नीचे वाली हमारे पास किडनी है। तो इसको हम लोग कहेंगे ये कंट्रास्ट अच्छे तरीके से करके बता रही हैं, इस मशीन की कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। एंड पे जो लास्ट हमारे पास चीज आती है वो हमारे पास आती है टेम्पोरल रेजोल्यूशन। लेट्स सपोज मैं एकोकार्डियोग्राफी कर रहा हूँ, मैं हार्ट की मूवमेंट चेक कर रहा हूँ, मैं हार्ट की पंपिंग फंक्शन को चेक कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास हार्ट बहुत अच्छे तरीके से मूव करता हुआ नजर आ रहा है। मैं कहूंगा कि इस मशीन की टेम्पोरल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। मैं इस चीज को दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे पास एक्सियल रेजोल्यूशन थी, जो दोनों चीजों को साइड बाय साइड अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करके बताती है। उसके बाद मेरे पास लेटरल रेजोल्यूशन थी, जो ऐसी चीजें जो ऊपर और नीचे लाई करती हैं उसको अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करके बताती हैं। उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन थी, जो बेसिकली डिटेल इमेज दे रही थी। उसके बाद टेम्पोरल रेजोल्यूशन थी, जो बेसिकली हमारे पास मूविंग स्ट्रक्चर के बारे में बता रही थी, स्पेशली हार्ट के एग्जामिनेशन में ये यूज होता है। फ्रीक्वेंसी, एक बात दोबारा से रिपीट कर दूं, फ्रीक्वेंसी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। ये जो आप अल्ट्रासाउंड की प्रोब देखते हैं जिसके साथ आप स्कैन करते हैं, ये महंगी क्यों होती है, एक एक प्रोब 2.5-2.5 लाख की मिलती है, सारी की सारी कीमत इसी की होती है। हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब हम किसको एग्जामिन करने के लिए यूज करते हैं, फॉर द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, बिकॉज की पेनिट्रेशन पावर कम होती है। लोअर फ्रीक्वेंसी प्रोब हम किस चीज के यूज करते हैं, बिकॉज फॉर द मोस्ट प्रोबेबली एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग डीपर ऑर्गन को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास पेनिट्रेशन ज्यादा होती है। अगर मैं इसको रेजोल्यूशन के साथ कंपेयर करूं तो हायर फ्रीक्वेंसी होगी बेस्ट रेजोल्यूशन होगी, लोअर फ्रिक्वेंसी होगी
हमारे पास लेस रेजोल्यूशन होगी। फ्रिक्वेंसी और रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें मोस्टली 12 मेगाहर्ट्ज या 10 मेगाहर्ट्ज, 8 टू 10 मेगाहर्ट्ज या 5 टू 8 मेगाहर्ट्ज मोस्टली हम लोग यूज करते हैं सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के लिए। और 3 टू 5 मेगाहर्ट्ज या 3.5 टू 5 मेगाहर्ट्ज हम लोग एब्डोमिनल स्कैन के लिए यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हम तो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हमें तो रिपोर्टिंग अलाउ नहीं है, हम क्यों रिपोर्टिंग करें जब ये हमारा काम ही नहीं है। तो जनाब इन सब चीज़ों को आप दूर में रखें। जब आप घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलते हैं, आपके घर वाले ये नहीं देखते कि आप इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट बन रहे हैं, आप एमबीबीएस करें। इवन इवन वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट खानदान सिस्टम, हम कुछ भी कर लें हम सबके लिए डॉक्टर हैं। तो कोई भी कहीं पे भी कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो आप उसको इन टाइम पे ये नहीं बोल सकते कि ये मेरी फील्ड नहीं है। आप उससे ये नहीं कह सकते कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं है। आना आपको सब कुछ आना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान में कुछ हमारे पास है कि पाकिस्तान में अलाउ नहीं है रिपोर्टिंग। क्यों अलाउ नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, एक अंडरस्टूड सी बात है। आप 4 साल के बाद आपकी डिग्री जो बैचलर्स लेवल की है और 4 साल की है, उसके बाद आप रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दो। और एक रेडियोलॉजिस्ट है जिसने पहले एमबीबीएस किया है, उसके बाद उसने एफआरसीपीएस किया है 3-4 साल का, उसके बाद वो रिपोर्टिंग कर रहा है, थोड़ा बहुत तो जेलसी फैक्टर आएगा ना। हाँ, आप कर सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो, लेकिन अगर बैचलर्स लेवल पे करोगे थोड़ा बहुत इशू होगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मास्टर लाजमी करें। मास्टर के बाद आप रिपोर्टिंग स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, हम लोग रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग में हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग में चीज को मेंशन करते हैं कि मेरे पास पेशेंट फलां फलां कंप्लेन के साथ आया और मैंने उसका एब्डोमेन का स्कैन किया, मैंने उसका ये वाला एग्जामिनेशन किया, मैंने उसकी बायोप्सी की। ठीक है, आपने ऊपर सबसे पहले मेंशन करना है मैंने एग्जाम कौन सा किया। उसके बाद फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स बतानी है आपने, आपको क्या क्या चीज देखने को मिली और उसके इम्प्रेशंस क्या थे। और बेसिकली जो चीज जो टर्मिनोलॉजीज जो यूज होनी है वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते हैं। रिपोर्ट फीचर, एक्ोजेनिसिटी, ये बात हम लोग कर चुके हैं। जो हमारे पास ब्राइट स्ट्रक्चर हैं वो हमारे पास नॉर्मल भी हो सकते हैं, वो हमारे पास एबनॉर्मल भी हो सकते हैं, वो हमारे पास हाइपर एक्वीक होते हैं। नॉर्मल कौन से हो सकते हैं हमारे पास ब्राइट स्ट्रक्चर? नॉर्मल हमारे पास ब्राइट स्ट्रक्चर बोन हो सकती है। ठीक है, एबनॉर्मल कौन सा हो सकता है? एबनॉर्मल हमारे पास कोई स्टोन हो सकता है। बात करते हैं हाइपोइक्विक स्ट्रक्चर की। हाइपोइक्विक स्ट्रक्चर हमारे पास नॉर्मल कौन सा हो सकता है? मैंने बोला था जितने भी ऑर्गन है सारे हमें हमें हाइपोइक्विक नजर आते हैं बिकॉज दे आर सेमी सॉलिड, कंप्लीट सॉलिड नहीं होते। एबनॉर्मल हाइपोइक्विक कौन से हो सकते हैं? ट्यूमर। ट्यूमर जब बॉडी में बनते हैं वो बिल्कुल जिस ऑर्गन के पास बनते हैं, जिस नियर बाय स्ट्रक्चर के पास बनते हैं, बिल्कुल आइसोइक्विक हो जाते हैं, बिल्कुल सेम अपने एरिया के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आती है एनिक्विक। मैंने बोला था एनिक्विक स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई फ्लूइड। फ्लूइड हमारे पास नॉर्मल भी हो सकता है, अब नॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल कहाँ पे होगा? हमारे पास बाइल डक्ट में, हमारे पास में तो होगा ना। बाइल डक्ट में बाइल बाइल हमारे पास क्या है? हमारे पास फ्लूइड है, ये हमारे पास एनिक्विक नजर आएगी। लेकिन एब नॉर्मल क्या है? एब नॉर्मल जनाब सिस्ट, एक पानी वाली थैली जो एक नॉर्मली आपको नहीं मिलनी चाहिए लेकिन आपको नजर आ रही थी। तो सबसे पहले आप जब रिपोर्ट देखते हो, रिपोर्ट में आप सबसे पहले बिल्कुल फ्रंट पे, टॉप फ्रंट पे आपको नजर आता है कि इस चीज का एग्जामिनेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हो, नीचे एक लिस्ट बनी होती है, आप बताते हो कि जनाब मैंने ये चीजें देखी, उसकी एक्योजेनिसिटी ये थी, हाइपर क्विक था, हाइपो क्विक था, एन क्विक था। करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ये सब चीजें हम लोग वन बाय वन आगे देखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आपने कोई भी ऑर्गन देखा है, आप उस पर कमेंट करना चाह रहे हो, आप 3 चीजों के अकॉर्डिंग कमेंट कर सकते हो कि जो हमारे पास ऑर्गन है वो सिस्टिक इन नेचर है, मतलब ऑर्गन के अंदर फ्लूइड ही फ्लूइड था। आप बोल सकते हो कि ऑर्गन कम्प्लेक्स इन नेचर है, ना उसमें फ्लूइड भी है, उसमें साथ साथ हमारे पास डेब्रीज बनना स्टार्ट हो गए हैं। वो सिस्टिक कंपोनेंट बेसिकली हमारे पास चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम इनटू द सॉलिड कंपोनेंट। तो आप कम्प्लेक्स का कमेंट दे दोगे। एंड पे अगर आपको डायरेक्टली आप एग्जामिनेशन करती हो, आपको एक सॉलिड मैथ मिलता है, आपको कि जनाब ये सॉलिड मैथ है, दिस इज नॉट सिस्टिक कंपोनेंट। तो करेक्टरिस्टिक आप ये बताओगे कि फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस है, या सेमी सॉलिड है, या सॉलिड है।
टेक्सचर की बात करते हैं, मैं लीवर की बात करता हूँ। लीवर का टेक्सचर मेरे पास क्या होगा? लीवर का टेक्सचर नॉर्मली मेरे पास फाइन होगा। मेरे पास स्मॉल स्मॉल जो उसके पार्टिकल हैं बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब नजर आ रहे होंगे। एक मैं यंग पेशेंट के लीवर को देखूंगा, मुझे बिल्कुल फाइन नजर आएगा। लेकिन अगर मैं किसी सिरोटिक पेशेंट का लीवर देखूंगा, एक किसी ऐसे पेशेंट का लीवर देखूंगा जिसकी हिस्ट्री अल्कोहलिक है, उस पे मुझे इसका लीवर की जो अपीयरेंस है बिल्कुल रफ नजर आएगी, कोर्स अपीयरेंस नजर आएगी। ठीक है, तो टेक्सचर भी आप बताते हैं, इसकी ग्रेनीनेस बताते हैं कि जो हमारे पास टेक्सचर है वो फाइन था या कोर्स था। अगर तो लीवर हमारे पास बिल्कुल स्मूथ है, ओके है, उसके साथ आप दूसरे दूसरी चीजों को भी आप जस्ट वेट। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे पैटर्न की। पैटर्न हमारे पास क्या होता है? पैटर्न हमारे पास ये होता है कि कुछ मैंने मैंने प्रोब रखी लीवर के ऊपर। एक बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, बीइंग एन इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, आप लोगों की ग्रोस एनाटॉमी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप किसी बंदे को देखें, आप बता सकते हैं कि ये वाला सर ऑर्गन इस बंदे के इस एरिया पे लाई कर सर रहा है। जी 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 जी। सर इससे पिछली से पिछली स्लाइड एक दफा दिखा दे। ये वाली। यस सर, एक मिनट सर, इससे नेक्स्ट वाली भी। बच्चे ये आपको स्लाइड आपके ईमेल एड्रेस पे ईमेल हो जानी है। ओके सर। अच्छा, हम लोग पैटर्न की बात कर रहे थे। मैंने अल्ट्रासाउंड की प्रोब लीवर के ऊपर रखी बिकॉज मुझे ग्रोस एनाटॉमी बहुत अच्छे तरीके से आती है। मैंने डायरेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन पे मैंने लीवर के ऊपर प्रोब रख दी। अब बेसिकली जो साउंड वेव्स जो प्रोब की टिप से प्रोड्यूस हो रही थी, वो लीवर के अंदर एंटर होके दोबारा से वापस आ रही हैं। तो अगर मेरे पास एक जैसी आ रही है, मैं बोलूंगा कि जो मेरे पास एको है, जो रिसीव हो रही हैं, वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में होमोजीनियस थी। लेकिन अगर मेरे पास यही लीवर में कहीं पे ट्यूमर बन जाए तो क्या होगा? मेरे पास कुछ एरिया से एक्ोस नॉर्मल आएंगी, कुछ एरिया से मेरे पास हेट्रोजीनियस आएंगी, नॉन यूनिफॉर्म आएंगी। तो मैं मजीद क्या करूंगा? मैं मजीद उसका एग्जामिन करूंगा लीवर का, मजीद देखूंगा कि जनाब मेरे पास तो होमोजीनियस होना चाहिए था, ये हेट्रोजीनियस क्यों आ रहा है? यहाँ पे कोई ट्यूमर तो नहीं है। तो मजीद इस चीज को मैं वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं उस स्ट्रक्चर को उसके लेवल पे जाकर उसको दोबारा से एग्जामिन करना चाहूंगा। लोकेशन, लोकेशन क्यों जरूरी है? आप ये तो नहीं कहते कि पेशेंट की लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, आप एनाटॉमिकल लैंग्वेज को यूज करते हो। पेशेंट के किस क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन पड़ा हुआ है, देन फ्लैंक्स एरिया में पेशेंट को पेन हो रही थी। आप ये तो नहीं कह सकते पेशेंट की कमर में पेन हो रही थी। नो, आप मेडिकल इमेजिंग के स्टूडेंट हो, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप ये बोलोगे पेशेंट के फ्लैंक एरिया में पेन हो रही थी जो रेडिएट कर रही थी पोस्टीरियरली। ठीक उसी तरह जब आप इमेजिंग पे आप रिपोर्टिंग करते हो और जब आप उस पे कमेंट करते हो, आप किसी भी ऑर्गन की बात कर लो तो आप साथ में उसके नियर बाय स्ट्रक्चर का लाजमी जिक्र करते हो। जैसे मैं किडनी की बात करूं, किडनी के पास क्या होता है? किडनी के पास लीवर होता है। ठीक है, तो मैं लीवर का बताऊंगा कि इसके अपर पोल पे राइट साइड पे लीवर है, लेकिन लेफ्ट साइड की किडनी के अपर पोल पे क्या है? मेरे पास स्प्लीन है। ठीक है, देन हम लोग पोजिशनिंग कैसे करते हैं? कोई भी ऑर्गन होगा ना, आपने ऑर्गन को अज्यूम करना है दिस ऑर्गन इज जस्ट लाइक अ क्लोक। ठीक है, तो क्लोक में हमारे पास क्या होती हैं? टोटल 12 काउंटिंग्स होती हैं। आप उस क्लोक वाइज आप करते हो कि जनाब हमारे पास अगर ब्रेस्ट की हम लोग एग्जामिन करें, मैं ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ और मुझे ब्रेस्ट के बिल्कुल राइट ब्रेस्ट के बिल्कुल इंफीरियर साइड पे मुझे एक ट्यूमर मिला है, मैंने अल्ट्रासाउंड में से देखा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मुझे मैस नजर आया है वो 6 क्लोक की पोजीशन पर था। ठीक है, तो बेसिकली लोकेशन को आप ऐसे रिलेट करते हैं नियर बाय स्ट्रक्चर के साथ और अकॉर्डिंग टू द क्लोक पोजीशन। साइज, शेप, नंबर,
जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड की नोब है उसमें मैंने एक स्लाइड डाली, इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में अवेलेबल भी है। हर ऑर्गन की नॉर्मल साइज क्या है, ठीक है, हम लोग कैसे कैसे उसे मेजर कर सकते हैं, साइज, शेप, नंबर, ये इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में लाजमी देख लेंगे। सैजिटल ओरिएशन, ये 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं, अगर आपको इस चीज की समझ आ जाती है, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को अल्ट्रासाउंड आ जाएगा, आप लोगों को अल्ट्रासाउंड की सर इमेज देखना आ जाएगी। जी जी सर अभी मीटिंग एंड होने वाली है, हमने दोबारा ज्वाइन करनी है। जी जी, आपने करनी है, बिल्कुल करनी है। अभी मीटिंग एंड होने वाली है, ये लेक्चर भी एंड होने वाला है। अच्छा, क्या हुआ, आपके पास अल्ट्रासाउंड की एक इमेज आई है और आपको एक जो ऑर्गन है आपको एज अ होल नजर आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, आपने जो अल्ट्रासाउंड की इमेज देखी है वो उसका कौन सा व्यू था, वो सैजिटल व्यू था। सैजिटल व्यू क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल व्यू भी इसे कहते हैं, ये हम लोग कल देखेंगे। फिलहाल आपने इस चीज को याद रखना है, अपने जहन में रखना है कि अगर आपके पास एक अल्ट्रासाउंड की इमेज आई है, आपको ऑर्गन एज अ होल नजर आ रहा है, आपको पूरी की पूरी किडनी नजर आ रही है, आप बोलोगे कि जो इसकी पोजीशन है, प्रोब की पोजीशन, वो सैजिटल थी, वो लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन हुआ है। लेकिन अगर मेरे पास इमेज पूरी नहीं आ रही, मेरे पास डिफरेंट स्लाइसिस में आ रही है, तो मैं बोलूंगा पेशेंट का ट्रांसफर स्कैन हुआ है। ये इवन कि आपको एमसीक्यूज में भी आता है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज को फाइनल ईयर के एग्जाम होते हैं, अल्ट्रासाउंड के एग्जाम में भी आता है, आपको 2 इमेज दी जाती हैं, आपसे पूछा जाता है बताओ ये लॉन्गिट्यूडनल स्कैन कौन सा है, ट्रांसफर स्कैन कौन सा है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्कैन वो वाला स्कैन होगा जिसमें आपको पूरा का पूरा ऑर्गन नजर आ रहा है, और ट्रांसफर स्कैन कौन सा होगा जिसमें आपको स्लाइसेस नजर आ रहे हैं, इसके स्मॉल स्मॉल पोर्शन नजर आ रहे हैं।